हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, वर्ग एक या पीजीटी के लिए अगर आप केमिस्ट्री यानी केमिकल साइंस बोल सकते हैं, आप रसायन विज्ञान से अगर आप शिक्षक बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो आप सभी के लिए आज सेशन है हमारा। फर्स्ट क्लास हमारी है जिसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज पहली यूनिट बच्चे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको आप सभी के द्वारा कहा जाएगा, इसके लिए फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू आज टॉप 25 एमसीक्यू बच्चे मैंने आप सभी के लिए निकाले हैं, जिसमें थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, सभी प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन शामिल होंगे। ये क्लास करने के बाद में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको फर्स्ट यूनिट के लिए फिर कहीं पर उलझने की आवश्यकता होगी। सारी वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं बच्चे। चलिए, बाइलैंग्वेज होंगे, दोनों ही लैंग्वेज में आप सभी को समझाया जाएगा बच्चे। तो करते हैं शुरू। और ये पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सर क्या औचित्य इसके अंदर लगेगा हमारा। ऑक्सीजन अकर्स इन नेचर, ऑक्सीजन प्रकृति में पाया जाता है, किस किस आइसोटोप के रूप में पाया जाता है बच्चे, आप सभी जानते हैं सर। एक सामान्य तौर पे ये कुछ आइसोटोप्स होते हैं, एक ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, मतलब तीन समस्थानिकों के रूप में, तीन आइसोटोप के रूप में ऑक्सीजन आपको मिलता है। और सबका एटॉमिक मास जो O16 है ना, इसका एटॉमिक मास इतना होता है, 17 का इतना एटॉमिक मास है और 18 का इतना एटॉमिक मास होता है। एंड रिलेटिव अबंडेंस, ये मैंने मास बता दिया। और हमारी प्रकृति में कितना कितना प्रतिशत ये तीनों के तीनों आइसोटोप हैं, मतलब कितनी मात्रा में आपको पाए जाते हैं, वो दिया गया है। आपसे पूछा है एवरेज एटॉमिक मास बताइए ऑक्सीजन का। देखिए बच्चे, जब आप ऑक्सीजन का नाम लेते हैं तो हमारे सामने तो हम बोलते हैं भाई ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? प्रकृति में 3 ऑक्सीजन है। आपसे पूछा जाएगा कौन से ऑक्सीजन की बात हो रही है, या फिर कभी आप बोलते कि ऑक्सीजन का मास। कौन से ऑक्सीजन का मास भाई? ऑक्सीजन तो आपका 3 प्रकार से पाया जाता है। तब हमारे पास में कंसेप्ट आता है कि भाई हम है ना किसी एक ऑक्सीजन का मास नहीं लेते, हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। जो भी वैल्यू आप बोलते हो ना, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो वो कैसे निकालते हैं समझिए बच्चे। यहां पर आपसे वही बोला गया है कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ कैसे निकाला जाएगा। भाई एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि 3 ऑक्सीजन है ना, तो आपको तीनों को लिखना पड़ेगा। तीनों को लिखना पड़ेगा बच्चे, तीनों की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। किस चीज की वैल्यू? उसका मास और मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस, कितनी मात्रा में है और उसका मास क्या है। तो सबसे पहले जो O16 है, ये वाला ऑक्सीजन जो है बच्चे, इसका मास कितना दिया गया है आपको? 15.995 इंटू में अबंडेंस, मात्रा कितनी है इसकी हमारी प्रकृति में? मात्रा पाई जाती 99.763, इतनी मात्रा में है। ठीक है। मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं इसको, है ना, थोड़ा अलग अलग करके लिख देता हूं। मैंने कहा तरीका क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। सबसे पहले O16 जो है, इसका मास कितना होता है? 15.995 इंटू में इसकी अबंडेंस कितनी बच्चे? अबंडेंस है सर 99.763, प्लस में फिर O17 की बात करते हैं। कितना मास है उसका बच्चे? 16.999 और अबंडेंस कितनी है बच्चे इसकी? अबंडेंस है सर इसकी 0.037 प्लस में फिर तीसरा O17 है बच्चे। कितना मास है उसका? मास होता है 17.999 और अबंडेंस कितनी है बच्चे? मात्रा 0.200 मल्टीप्लाई बाय 0.200 और अपॉन में करते हैं बच्चे 100। तो 100 से डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास में जो आंसर प्राप्त होगा आपको, वो एवरेज एटॉमिक मास मेरे भाई प्राप्त होगा। इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास में बच्चे आंसर आएगा, उस आंसर को 100 से आप लोग डिवाइड करेंगे। आंसर क्या प्राप्त होने वाला है वो भी बता देता हूं बच्चे। मल्टीप्लाई देखो, उस पे समय हम यहाँ खराब नहीं करेंगे, वो काम आपका है। तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे बच्चे, आपको 15.999 एटॉमिक मास यूनिट, ये आपको एवरेज एटॉमिक मास प्राप्त होगा, जो कि आपको बच्चे ए ऑप्शन में दिया गया। इसीलिए हम आपसे कभी कोई पूछता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, आप क्लियरली बोलते हो भाई 16 होता है। क्यों? क्योंकि 16 के बहुत नजदीक वैल्यू है। वैसे तो ऑक्सीजन के जितने भी आइसोटोप हैं सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। चलिए सर, समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा आपको। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन बच्चे, कुछ कुछ इसी प्रकार का है।
लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमा करके लॉजिक लगाने के लिए बोल दिया। अक्सर बच्चे जब क्वेश्चन देखते हैं ना, तो अपने प्री डिसाइडेड जो उनकी संभावनाएं, उनके अंदर जो तथ्य है ना, हर क्वेश्चन को उसी पे तोलने लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूं बच्चे क्वेश्चन को पढ़ा करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसकी थीम तक जाया करो कि कहना क्या चाह रहा है। पढ़ते हैं बच्चों। फॉर एवरी 137 क्लोरीन, क्लोरीन जो है बच्चे वो आपको क्लोरीन 37 की फॉर्मेट में मिलता है। मतलब एक क्लोरीन ऐसा भी होता है प्रकृति में जिसका मास 37 है। आपको कहा कि भी क्लोरीन के 37 आइसोटोप का एक अगर कहीं पर आपको मिलेगा तो उसके साथ में 3 क्लोरीन के 35 वाले भी आपको एलिमेंट मिलेंगे। यानी क्लोरीन 37 अगर एक मिलता है एटम, तो ये 3 मिलते हैं। कहने की बात है कि प्रकृति में 1:3 में आपको क्लोरीन 2 प्रकार का पाया जाता है। आपसे पूछा एवरेज एटॉमिक मास। देखो बच्चे, एवरेज एटॉमिक मास का तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि भाई आपको क्या करना होता है, आपको मास लिखना होता है, साथ में उसकी जो अबंडेंस है, यहाँ अबंडेंस को रेशियो में दे दिया, यहाँ पर अनुपात में दे दिया मेरे भाई, तो अनुपात को लिख दो +1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में क्लोरीन 35, अबंडेंस कितनी दे रखी है, अनुपात में 3 कर दो। अच्छा यहाँ पर अब आपको देखो जो अबंडेंस है ना, प्रचुरता यानी कितनी मात्रा है, अगर वो प्रतिशत में दे रखी हो तो अपॉन में 100 लगाते हैं, परसेंटेज में नहीं दे रखी हो, रेशियो में दे रखी हो तो रेशियो को जोड़ के लिखा जाता है बच्चे। तो यहाँ पर आप ऐसे 4 लिखोगे। अब 37 बन जा 37 और 3 से इसको करोगे आप 105 अपॉन में 4, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे 142/4, काटोगे तो 4 3 जा 4 5 जा, ये 35.5 आपको देखने को मिलेगा। ये एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा बच्चे, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा, आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे बच्चे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। और ये वैसे पहले यूनिट जो है सब बेसिक कंसेप्ट जहां भी बात आती है तो मतलब केमिस्ट्री के बेसिक सिद्धांत है इसमें वो लेवल तो नहीं जाएगा जितना कि आगे आपके ऑर्गेनिक फिजिकल के अंदर आपका जाने वाला है, इनऑर्गेनिक में जाने वाला, बट ये अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पेपर मिलता ही मिलता आपको। अगले पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसने कहा भी मैंने 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, 4 आपकी व्याख्या दी गई है, इनमें से जो डाल्टन ने एक नियम दिया था, जो इनमें से कौन सा मेरे भाई बहुगुणित अनुपात के नियम या गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता। मतलब डाल्टन की कौन सी बात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या बहुगुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करती है। बहुगुणित या मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहा गया था, इस नियम आप पढ़ा है सबने, कंसेप्ट जब आपने पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप जानते हो। इस नियम ने बच्चे ये कहा था कि भाई जब भी कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है सर, उसके साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है। सपोज करो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO भी बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 भी बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड चाहे कितने भी बनाएं, अगर आप ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो 16, यहाँ पर 2 है तो 32। जब भी आप इनका अनुपात देखोगे ना तो अनुपात हमेशा वोल नंबर मिलेगा। वोल नंबर मतलब पॉइंटों में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि 1/2 इंटू में 3, ऐसा नहीं मिलेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वोल नंबर मिलेंगे। ये आपको मल्टीपल प्रोपोर्शन नियम में बताया गया था। अब देख लो मेरे भाई कहाँ से निकलती है हमारे पास ये atoms of 2 element may combine with another to form more than one compound। 2 एलिमेंट के कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिल करके और कई प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं। बात तो सही है लेकिन एग्जैक्टली कोई कंक्लूजन नहीं निकला। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये मुझे लग रहा है इसने कहा कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो उनका अनुपात स्मॉल वोल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती, कभी पॉइंटों में बटे में नहीं होती। यही बात मुझे लग रही बच्चे, सही आंसर भी आ जाएगा सर आपका। ओके सर। अब बच्चे एक आप सभी के लिए सूचना, और अगर आप बच्चे एमपीटेट वर्ग 1 के लिए प्रिपरेशन करो केमिस्ट्री विषय से वर्ग 1 के लिए, तो आपके पास ये एनसीईआरटी बैच है, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस आपका बैच है बच्चे। और 1999 फीस आपको शो हो रही है, बट इसमें 500 रुपये का डिस्काउंट है। न्यू 50 कूपन कोड लगाओगे यानी 1499 रुपये में कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। बैच आपका नए सिलेबस पर डिपेंड होगा, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस होगा, 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट दी जाएगी। ये सारी फैसिलिटी के साथ में एक बैच आपके लिए छत्तीसगढ़ वर्ग 1 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, वो भी आपको मिलेगा।
अगर आप ईएमआरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे तो भी आपको टीयर 1 प्लस टीयर 2 कंप्लीट बैच मिलेगा। और अगर बच्चे आप केवीएस या एनवीएस का भी जो आपका एग्जाम होगा उसके भी अगर पीजीटी केमिस्ट्री से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो गुरु बैच बच्चे टीयर 1 टीयर 2 कंप्लीट इसके अंदर आपका शामिल है। कोई भी बैच आपको जो मिलेगा वो आपको 1200 से 1499 तक मैक्सिमम फीस होगी बच्चे, इससे ज़्यादा किसी में नहीं होगी। हर बैच के अंदर आपको समथिंग 1200 से 1499 के बीच में मिलेगा बच्चे, ठीक है। कोई भी बैच आप लेंगे फैसिलिटी सब में सारी होंगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सब सारी चीज़ें बच्चे कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा। इसके बाद बच्चे अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो, अगर छत्तीसगढ़ व्याख्याता की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, तो बच्चे ये सिलेक्टेड एमसीक्यू बुक आप सभी के लिए आप संसारम एप्लीकेशन के ऊपर, संसारम एप्लीकेशन पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे आ जाएगी। आप अगर किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आपका पीजीटी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, खासकर एमपीटेट वर्ग 1 अभी जो आपका आने वाला है, तो बच्चे ये सारे पीजीटी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी शिक्षक नाम से बुक है बच्चे, एनसीईआरटी बेसिस में यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन दिए गए। चलिए भाई, अब आते हैं हम अपने काम की बात पे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य चल रहा है। सम बेसिक कंसेप्ट से हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे, फ्यू फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, मार्क द इनकरेक्ट। देखो यार, जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशंस को लिखने का एक तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन। वैज्ञानिक रूप से उनको लिखने का एक तरीका हमारा विकसित किया गया कि जब भी आप वैल्यूज को लिखो, फाइनल आंसर निकालो, तो साइंटिफिक नोटेशन में करना होता है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा करके फिर उसको लिखना होता है। जैसे देखो 234000, ये आपके पास में एक संख्या है, इसी को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक अक्षर के बाद में पॉइंट लगाना होता है, 2 के बाद पॉइंट लगाना है। कितने बच गए, 1 2 3 4 5 बच गए ना, तो फिर इसके बाद पॉइंट लगा के ये क्या है आपका, इसके बाद बच्चे आपने पॉइंट लगाया और जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं उनको लिख दो, नॉन जीरो 3 और 4 हैं, इनको लिख दिया। बट 2 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो साथ में आपको 10⁻⁵ लिखनी पड़ेगी। ये तरीका होता है बच्चे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अच्छा, इसको लिखोगे तो इसके बाद नॉन जीरो नंबर यहाँ तक है 8 तक, तो 8.008 ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। और साथ में पॉइंट के बाद 3 अक्षर हैं तो 10⁻³ ये लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सर अकेला 8 है, ये 8 कहाँ चला गया भाई, यहाँ पर सारी ही जीरो होती तो आप अगली नहीं लिखते, लेकिन कोई भी नॉन जीरो नंबर है ना तो वहां तक आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट के बाद, तो यही आपका गलत है और इसने यही पूछा आपसे इनकरेक्ट कौन सा है। ऐसा इनमें देख लो आप लोग, इनमें देख सकते हो 0.00048 है, इसको लिखोगे 4.8, पॉइंट के बाद पॉइंट यहाँ पर आपका लगा हुआ बच्चे। अब यहाँ पर पॉइंट खिसकेगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये जो आपको संख्या दिखेगी ये माइनस में जाएगी। मतलब पॉइंट देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद नहीं था ये संख्या, पॉइंट के बाद नहीं थी, यहाँ पर पॉइंट के बाद संख्याएं हैं, तब आपकी पावर माइनस में लिखी जाती है। ओके सर, ये भी सही है। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आ गई होगी बात आपको। बाकी कंसेप्ट जब आपने पढ़े होंगे तो ये सारी बातें आपने सीखी होंगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है, मार्क द रूल विच इज नॉट करेक्टली स्टेटेड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल पढ़े थे आपने, आपसे कहा कि कौन सा रूल गलत है, सही ढंग से नहीं बताता सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। पहला, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। सही बात है, इसने कहा भाई कि ये आपका कोई मान लो ये आपका ऐसे लिखा हुआ है तो नॉन जीरो नंबर से पहले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, रूल आपने पढ़ा है बच्चे। जीरोज बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसने कहा 2 नॉन जीरो नंबर है, इनके बीच की जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। नहीं भाई, ये सिग्निफिकेंट होती है। ये रूल आपका पहला ही रूल आता है शायद ये, तो बी वाला आंसर आपका जो दे रखा गलत है। इसने यही पूछा था कि कौन सी बात करेक्टली स्टेट नहीं करी गई है, तो बी आंसर आ जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट फिगर एंड कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग देम नॉट करेक्ट। अब की बार सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में ही क्वेश्चन है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में थोड़ी सी आपको जोड़ घटा गुना भाग भी आपको बोला गया है, तो इसमें से बताना कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। सही नहीं है बोला है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। भाई अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो फिर उसके से आपको
is reported to the same number of decimal place as present in number with least decimal place। भाई दो आप डेसिमल वाली संख्याओं को अगर जोड़ो या घटाओ तो आपको फाइनल आंसर जो होता है ना वो किस फॉर्म में निकालना पड़ेगा, आपको सबसे फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा सबसे कम डेसिमल वाले पॉइंट तक, सबसे कम डेसिमल वाले पॉइंट तक निकालना पड़ेगा। ये इसने कहा सबसे कम दशमलव स्थानों वाली संख्या में मौजूद है। मतलब आपके पास 3 या 4 डेसिमल वाली संख्या ले ली, उनको जोड़ोगे घटाओगे तो जो आंसर आएगा ना वो आंसर किस फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा, जहां पर सबसे कम दशमलव स्थानों की संख्या हो उसमें। ये तो बात सही है। मल्टीप्लीकेशन करोगे या डिवीजन करोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना सिग्निफिकेंट फिगर में वो सबसे मोस्ट प्रिसाइज फिगर का होगा। ये गलत है भाई, मोस्ट नहीं होता, लिस्ट होता है। लिस्ट जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करो तो जो फाइनल आंसर होगा ना वो आपने जिनकी भी मल्टीप्लाई करी है या डिवीजन किया है उनमें से सबसे लिस्ट प्रिसाइज जो आपकी फिगर थी वो वाला आपका होगा। ऐसा आप ध्यान रखें, इसने बोला है मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट नहीं लिस्ट प्रिसाइज होता है बच्चे। अच्छा एक बात कह देता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर और उसकी कैलकुलेशन जिस बच्चे ने नहीं करी है तो उसको ऐसा लगेगा कि सर आप पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हो, पढ़ के आए हो, रूल पढ़े हैं तो फिर समझ भी पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे। अगर बिल्कुल ब्लैंक बैठे हो तो देखो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई अब मैं आपको रूल लिखवाने यहाँ नहीं बैठूंगा, वो मैं क्लास में लिखवा चुका। आप बैच में जिस भी बैच में आप मेरे से पढ़े हो वो चीजें हम वहां पर कर चुके हैं। अब सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस है, आपके ज्ञान को देखना है कि आपने कितना इंप्लीमेंट किया। ओके सर, तो ये आंसर आ जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए बच्चे। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन दिस। लो भाई अब की बार ये पावर वाला क्वेश्चन दे दिया आपको और आपसे पूछा गया कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। देखो भाई शुरुआत में 0 सिग्निफिकेंट नहीं होती, शुरुआत में 0 सिग्निफिकेंट नहीं होती, मतलब सिग्निफिकेंट शुरुआत कहां से होंगी 1 2 3, 3 तो ये हो गई। अब सर लास्ट वाली 0 सिग्निफिकेंट है क्या, लास्ट वाली 0 सिग्निफिकेंट होती हैं अगर बच्चे यहाँ पर डेसिमल है तो, डेसिमल है तो लास्ट वाली सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाती हैं। अच्छा पावर वाली जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाती। तो मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे 5 आ जाएगा सर। 2 0 3 नंबर ये थे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, और आई थिंक कुछ बच्चों ने, कुछ या बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पहले ही निकाल दिया होगा। और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चे प्रैक्टिस, मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम से निकाले हैं जो अलग अलग एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले यूनिट पढ़ेंगे, पहले यूनिट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अब टीचर को पता है कि हर एग्जाम के अंदर सभी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इतने इजी होते हैं कि हमें शर्म आती है, ऐसे थोड़े आते हैं। कुछ ऐसे इतने डिफिकल्ट भी हैं कि जिनको हम सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमें समस्या होती सोल्व करने में। अब कुछ बच्चे आसान को देख के मास्टर ये थोड़ी आते हैं पेपर में, और मुश्किल को देख के और सर ये हमसे पेपर कैसे होगा। नॉट जज टू अर्ली बच्चे, नॉट जज टू अर्ली। सारी चीजों को करो, जज कम करो, मेहनत ज्यादा करो, यही सही तरीका है। अगर जज करोगे तो कंपटीशन एग्जाम तो कभी नहीं निकलेगा। आप स्कूल का एग्जाम दे सकते हो, कंपटीशन एग्जाम तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रतिशत उसका अनसर्टेन होता है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट लेवल के और लॉजिकल। तो आप जज मत करो, आपकी शायद आधी उम्र निकल जाएगी अगर जब तक तुम ये सीख पाओगे कि सच में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। उसके लिए हम हैं, आप प्रैक्टिस करो। आप पहले ही यूनिट के एमसीक्यू करके अपने आप को जज करने लगते हो कि मेरी तैयारी अच्छी है कि मेरी तैयारी बुरी है। क्यों मेरे भाई, तैयारी तुम्हारी अच्छी की बुरी है वो 1 यूनिट से थोड़ी पता लग जाएगा। 10 यूनिट करो कम से कम, 10 वैरायटी के क्वेश्चंस दिखेंगे, 10 लेवल चलेंगे वहां पे, आप शुरू में जज करने लगते हो। तो कह रहा हूं जो भी बच्चे को ऐसा लगे हटाओ जजमेंट का तरीका और बच्चे मेहनत पे ध्यान दो। विच सेट ऑफ फिगर्स विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो भाई अब 2 कंसेप्ट साथ में मिक्स कर दिए, राउंड ऑफ वाला कंसेप्ट मिक्स कर दिया और सिग्निफिकेंट फिगर भी, सार्थक अंक वाला कंसेप्ट भी मिक्स कर दिया और सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक वाला भी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आपको बोला कि भाई 3 सार्थक अंक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। किसको, इसको राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है प्यारे बच्चे, और इसको करना। अब पहले तो क्या करो, राउंड ऑफ बाद में करना, पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखो। इसको अगर तुम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखोगे 3 का मतलब 1 2 3 हो गई पूरी, आगे का छोड़ दो। इसको लिखोगे 3 तक तो 1 2 3 क्या होगा मेरे भाई,
ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तब होंगी जब ये आपका 0.0459, तभी तो 3 होंगी, इतना लिख लो इसको। 10.4 ये इतने में सिग्निफिकेंट हो गया। अब करना राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करोगे 2 के बाद में आपने जो नंबर ड्रॉप किया है वो क्या 1 5 से छोटा है ना, तो ये एज इट इज राउंड ऑफ हो गया। अब यहां पर देखो आपने ड्रॉप किया है किसको 7 को, 7 क्या है मेरे भाई 7 5 से बड़ा है, तो 9 में एक जोड़ना पड़ेगा 10, ये एक कैरी जाएगा 6, तो ये 460 0.460। यहां पर देखो 4 के बाद में ड्रॉप किया आपने क्या 1 ड्रॉप किया है ना, तो आपको कुछ नहीं बढ़ाना क्योंकि 5 से छोटा है, तो 10.4 ये ऐसे रहेगा। तो 10.4 0.0460 ये मेरा बी ऑप्शन हो गया मेरे भाई। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था, वो मैंने कर दिया। अब आ जाओ कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल नहीं है, दिख रहा है न्यूमेरिकल, जो बच्चे कई बार मुझे बताते हैं सर मुश्किल क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे भी होंगे जो न्यूमेरिकल दिखेंगे, होंगे नहीं, फिर कुछ ऐसे होंगे जो अच्छे खासे न्यूमेरिकल होंगे भी। क्वेश्चन में दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में 4.88 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड produced 1.92 gram of O2 and 2.96 gram of KCl. Which of the following statement regarding the experiment is correct? आपको कहा है कि 4.88 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर 1.92 ग्राम ऑक्सीजन और 2.96 ग्राम KCl प्राप्त होता है। तो बताओ ये कौन सा नियम है भाई। पहला कहा है कि ये आपको जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के बारे में बताता है। पहला ने आपको ये कहा है मेरे भाई, तो क्या बता रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का मतलब ये है कि जो पहले चीज थी जिसको गर्म किया था उसका मास जो गर्म होने के बाद बनी उसके बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं, 4.88 ग्राम KClO3 था, उसे बनी क्या है, 2 चीजें बनी हैं, दोनों को जोड़ो अगर ये उतना ही बन रहा है तो मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो 1.92 2.96 2 और 1 3 9 9 8 4 4.88 तो बन रहा है बिल्कुल बच्चे, 4.88 बन रहा है, मतलब जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बन गया। तो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला ही हो जाएगा बच्चे। फिर आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। क्लियर सी बात कही है बच्चे। इसने कहा आपको कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन किया जाए और 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का कितना द्रव्यमान हम मिलाएं, मतलब इसके साथ में सिल्वर नाइट्रेट का कितना द्रव्यमान मिलाएं कि जो प्रोडक्ट आपका बने वो क्या बने, 14.35 ग्राम तो सिल्वर क्लोराइड बने और 8.5 ग्राम क्या बने बच्चे, सोडियम नाइट्रेट बने। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब है जितना मास इधर है उतना ही उधर करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इधर कितना है टोटल, 14.35 और 8.5 यानी कि 14 और 8 22.85। ये लो सर टोटल इतनी, यहाँ पे कितना है 22.85 सॉरी 85 बोलेंगे, और यहाँ पर 5.85 है। तो अब ये कितना होगा भाई, उसमें से इसको घटाओ कितना आएगा, 17 आएगा। ये 17 होगा क्योंकि 17 जोड़ोगे तभी तो उसके बराबर मास बनेगा, द्रव्यमान बनेगा। तो आंसर आ जाएगा बच्चे सी वाला। ओके सर। फिर आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन बच्चे। अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल पे अब मैं लेके चलता हूं, फिर अगले क्वेश्चन होंगे अच्छे खासे लेवल के। What mass of hydrochloric acid is needed to decompose 50 ग्राम of limestone? 50 ग्राम लाइमस्टोन को तोड़ने के लिए मेरे भाई आपको कितना HCl की आवश्यकता होगी। देखो बात करी गई है कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है। किससे तोड़ोगे बच्चे, HCl से तोड़ोगे। HCl से तोड़ोगे यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाओगे, बनेगा क्या बच्चे, बनता आपके पास में क्या है, CaCl2 बनता है, H2O बनता है और CO2 ये बनता है। H2O बनता है साथ में CO2 ये प्रोडक्ट बनता है।
अब इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस के नाम पे हमें 2 लगाना पड़ेगा ताकि क्लोरीन के भी 2 हो जाए, यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 हो जाए। मतलब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। जो कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चे जो पढ़ते पढ़ते आपको याद करनी पड़ेंगी। तो HCl के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके पास बनता है। फिर से क्वेश्चन पे आओ, आपसे कहा कि 50 ग्राम चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है, तो कितना मास चाहिएगा हमें इस HCl का। देखो मेरे भाई, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ा गया है HCl से। कितना मास है इसका? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 52, 16 48, 52 48, 100। यहाँ पे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने तोड़ा, कितना HCl लगा है? 35 36.5 और ये 36 से 73, मतलब हाइड्रोजन का मास, इसका मास गुना में 2 मैंने कर दिया 73 ग्राम। मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए कितना लगा है HCl? 73 ग्राम लगा है। आपसे तो पूछा है 50 ग्राम को तोड़ना है, 100 का आधा 50 मेरे भाई, तो इसका आधा क्या होगा सर बताओ? वो बेसी बात है सर, 36.5 ग्राम। यही मुझे आंसर लग रहा है मेरे भाई, तो ए आ जाएगा सर। देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, अगर तुम्हारे पेपर में जितना तुम्हें टाइम मिलता है ना, जितना आपको टाइम मिलता है मेरे भाई, अगर सोच के देखो, मोस्टली कोई भी पीजीटी एग्जाम दो तो आपके जितना पेपर होता है उसमें पर क्वेश्चन आपके पास में 1 मिनट होती है। एक एवरेज सा देखा जाए तो लगभग 1 मिनट के आसपास टाइम आपको दिया जाता है हर क्वेश्चन का। किसी के पेपर में 150 क्वेश्चन आते तो 150 मिनट टोटल होती हैं। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरल पार्ट के होते हैं तो सिंपली कम समय में कर देते हो आप, तो फिर एवरेज टाइम अगर मैं आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करूं तो फिर भी कितना ही बनता है, 1.5 से 2 मिनट एक क्वेश्चन पे मिलती है आपको। और 1.5 से 2 मिनट अगर आपको टाइम हर क्वेश्चन का मिल रहा है तो बच्चे कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि सारे के सारे बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में। ये आपकी मोर देन 100% कह रहा हूं आपको पॉसिबिलिटी है कि लॉजिक मिलेगा, हर क्वेश्चन में लॉजिक मिलेगा। मतलब एग्जामिनर आपका पेपर सेट कर रहा है ना तो ये सोच के कर रहा है कि भाई जो ये सारे न्यूमेरिकल तो संभव नहीं है भाई, कुछ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी होंगे जिन्हें 5 मिनट लग जाती हैं, 10 मिनट भी लग जाती है कई बार बैठे बैठे, लेकिन वो तुम्हारा फॉल्ट है। अब मैं एग्जामिनर की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर एग्जामिनर सारे क्वेश्चन ऐसे डालेगा जिसमें लंबी लंबी कैलकुलेशन होंगे जो लेंथी होंगे, कभी भी पॉसिबल नहीं है। 10% क्वेश्चन बस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा लेंथी लगता है, टाइम लगता है, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे लॉजिक लगेगा, क्योंकि उनको टीचर चाहिए। स्टूडेंट का पेपर थोड़ी ले रहा है, स्टूडेंट के पेपर जब हम लेते हैं ना तब बड़े बड़े क्वेश्चन लिखवाते हैं उनको, लेकिन टीचर का पेपर लेने का मतलब है कि टीचर के अंदर उनको सबसे पहली क्षमता चाहिए लॉजिकल, लॉजिक सोचने वाली। टीचर अच्छा वही होता है जो लॉजिकल पढ़ा सके बच्चों को, तो इसलिए क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं। तो कभी भी स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, हमेशा स्टेटमेंट देख के सोचना है कि लॉजिक क्या लगाऊं इसके ऊपर, छोटे शब्दों में कैसे निकालूं। आ जाइए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनमें से कौन सा कथन द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अच्छी तरह से बताता है? 100 ग्राम पानी को गर्म कर दिया, भाप बन गई, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा। नाइट्रोजन का सैंपल को गर्म किया कांस्टेंट प्रेशर पे, उसके मास को बिना बदले। 36 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 68 ग्राम ऑफ CO2। ये ठीक है, 36 ग्राम ये था, 32 ये था, टोटल में 68 बन गया CO2, ये ठीक है भाई। तो यहां पर कंजर्व दिख रहा है मुझे मास। 13 नंबर पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर से वही आ गया आपका, गुणित अनुपात के नियम को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट शो कर रही है? देखो भाई, एक एलिमेंट के 2 ऑक्साइड हैं, XO और XO2, कंबाइन किया, पहले में 50% ऑक्सीजन है, दूसरे में 60% ऑक्सीजन है, तो उनके जो द्रव्यमान का अनुपात है ऑक्सीजन का 1 ग्राम सैंपल के अंदर, वो 2:3 है। भाई मुझे लग तो रहा है कुछ कुछ ये बात सही कर रहा है, देख लेते हैं चलो इसको। पहला जो ये आपका ऑक्साइड है XO, इसमें क्या है? 50% आपकी ऑक्सीजन है, 50% कौन है? दूसरा है, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के दोनों चीजों का अनुपात 1 आ गया। ओके सर। अच्छा दूसरे के अंदर इसने बोला है कि भाई 60% तो ऑक्सीजन है
और 50% यानी 40% दूसरा बच गया, मतलब 60% ऑक्सीजन है, तो ये कितना 40%। इनको काट पीट के देखोगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 1.5 आ गया। यानी सिंपल शब्दों में हमें दिख रहा है सर कि ऑक्सीजन जो है ना, इसमें जो ऑक्सीजन है और इसमें जो ऑक्सीजन है वो इस अनुपात में है। वोल नंबर में लिखते हैं हमेशा, वोल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 1.5 दूनी 3, 2:3, बिल्कुल सही वोल नंबर है। तो भाई ए ही आंसर होगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं तो उसके अंदर जो अनुपात होता है ना, वो सरल अनुपात होता है। और इसने एक एग्जाम्पल ही उठा दिया कि पहले सैंपल में ऑक्सीजन 50% है, दूसरे में 60% है, तो बताओ क्या इनमें ऑक्सीजन का अनुपात 2:3 है क्या? बिल्कुल हमने निकाल के देखा। अगर मैंने जैसे निकाला है आपको वैसे समझ में ना आए तो भाई प्रतिशत निकालना तो आप भी जानते हो। कोई सैंपल है उसमें एक चीज 50%, दूसरी 50, मतलब इस सैंपल में दोनों का अनुपात एक हो गया, इस सैंपल में ये आपका 1.5 हो गया अनुपात। तो सिंपल नंबर में कन्वर्ट करोगे 2:3 ही आएगा बच्चे, क्योंकि पॉइंट में कभी मिक्स नहीं होते। ओके सर, 14 नंबर पे आ जाओ बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कौन सा युग्म है वो गणित अनुपात के नियम को दर्शाता है? तो भाई मुझे नहीं लगता अब आपको और कराने पड़ेंगे क्वेश्चन। पीबीओ पीबीओ2, देखो दो कंपोनेंट है ये और ये, इसका मास सेम है, इनके मास का अनुपात निकालोगे तो आपको क्या आएगा, वोल नंबर आएगा। यही तो था मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इसको तो करने की नीड ही नहीं। अब 15 नंबर पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसका कौन सा पोस्टुलेट मल्टीपल प्रोपोर्शन को व्याख्या करता है? देख लीजिए। परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते, बी वाला। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, ये मैंने पहले भी करवा दिया आपको, वही क्वेश्चन है। 16 नंबर पे आ जाओ। अब आओ यहाँ पे, कार्बन अकर, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर ही है और ये पेपर में आ चुका है और मल्टीपल टाइम आ चुका है ये। और लॉजिक सोचना है कैसे कर सकते हो। कार्बन पाया जाता है प्रकृति में एज अ मिक्सचर ऑफ C12 एंड C13, ठीक है भाई। एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान कार्बन का दे दिया इसने पूछा प्रतिशत अबंडेंस कितनी है C12 की, मतलब कार्बन 12 जो है वो प्रकृति में कितनी मात्रा में पाया जाता है। अब की बार एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, प्रतिशत में अबंडेंस पूछ ली मेरे भाई। देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना प्यारे बच्चे आपको, सबसे पहले तो मानो C12 है, मान लो इसकी अबंडेंस है X%। C13 को मान लो इसकी अबंडेंस कितनी होगी, टोटल अबंडेंस 100 होती है तो 100 - X, भाई प्रतिशत में लिखते हैं तो टोटल तो 100% हो सकता है किसी भी चीज का, तो 100 - X माननी पड़ेगी। ये दोनों की हो गई सर अबंडेंस। ओके सर, अब यहां पर आपको मास दे रखा, C12 का मतलब 12 है इसका मास, C13 का मतलब इसका मास 13 है। तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में अबंडेंस प्लस में दूसरे का मास इनटू में अबंडेंस, 100 - X, और ये अपॉन में 100, ये इक्वल किसके होता है, एवरेज एटॉमिक मास इसने दे रखा है, ये रहा 12.011 दे रखा ना मेरे भाई। ओके सर, 12.011 दे रखा इन्होंने आप सभी के सामने। करो सोल्व, 100 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो 1201.1 ये हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया 12x प्लस 13 की 100 से करोगे तो 1300, 13 के x से करोगे तो 13x। यहाँ पर आपका 12x प्लस के 13x माइनस के तो माइनस का x बच गया बच्चे, उधर 1300 जाएगा माइनस का, 1201.1 में से ये 1300 घटा दो मेरे भाई, तो यहाँ माइनस है, उधर भी आंसर तो माइनस का ही आएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, लेकिन आएगा कितना सर 1201.1 है और उस 1300 घटाना है, मतलब 1300 में से घटाना, तो यही है बस, आंसर माइनस का लिख देना है। तो माइनस करके देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा समथिंग 98 के आसपास बच्चे आंसर देखने को मिलेगा आपको, 98.91 है ना, तो 98.9 ये आ गई वैल्यू किसकी बच्चे, x की आ गई। x क्या माना था आपने, C12 की मात्रा मानी थी, तो ये रहा सर B वाला, इतनी मात्रा में है ये लो अबंडेंस निकालना भी सीख लिया आपने।
तो ऐसे ही बच्चे टर्मिनोलॉजी है आपके पास में, इन टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके और क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करते चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बढ़ते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल शुरू तो हो ही गए हैं, तो अब और थोड़े शानदार शानदार लेके चलते हैं। आ जाइए सर। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which contain the same number of molecule as are contain in 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। भाई इसने देखो दो टर्म फिर से जोड़ दी, दो क्वेश्चन को लिंक कर दिया। बड़े ध्यान से समझना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अब थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ समझने पड़ेंगे, तभी आपको क्लियर होंगे। इसने कहा भाई कार्बन डाइऑक्साइड के उतने मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है जितने मॉलिक्यूल 40 ग्राम ऑक्सीजन में होते हैं। यानी पहले तो आपको 40 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। अब मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। याद करो मेरे भाई, 40 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है पहले मुझे बताओगे? जिस बच्चे को मोलर मास ऑक्सीजन का याद नहीं आ रहा, मतलब वहां दिक्कत का विषय है। 32 ग्राम होता है ना ऑक्सीजन का मोलर मास बच्चे, कितना होता है? 32 ग्राम होता है सर, ठीक है। अच्छा 32 ग्राम मतलब एक मोल ना, याद है ना मोल कंसेप्ट? ऑक्सीजन का 32 ग्राम मतलब एक मोल। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में यानी 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सर ऑक्सीजन के? इतने होते हैं सर। यहां कितना दिया है? यहां दिया है सर 40 ग्राम। अब सर 40 ग्राम में निकालना है भाई, 32 ग्राम में इतने मोल, इतने मॉलिक्यूल्स, 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स क्यों? क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन का एक मोल होता है और एक मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है, हम जानते हैं ना, रट के आए पहले से। अब 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितने होंगे, कैसे निकालोगे? 40 ग्राम निकालने से पहले 1 ग्राम निकालोगे, 1 ग्राम निकालोगे तो मेरे भाई 6.022 इंटू 10⁻23, 1 ग्राम में कितने होंगे? अपोन में आ जाता है ना। यस सर। आपसे पूछा 40 ग्राम, 40 ग्राम में कितने होंगे, कैसे निकालोगे? अब मल्टीप्लाई कर दोगे 40। वही छठी क्लास वाला क्वेश्चन बन गया आपका कि 12 किलो का प्राइस इतने रुपए है तो 1 केले का कितना होगा, तो 20 का कितना होगा, वही चीज बन गई। तो गुना में क्या हो जाएगा? गुना में चला जाएगा मेरे भाई 40। 40 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 7.529 इंटू में 10⁻23। इनकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। अब कहोगे सर करके बताओ, नॉट पॉसिबल बच्चे, क्योंकि फिर मैं 40 मिनट में तुम्हें एक मल्टीप्लाई ही कर पाऊंगा। तो आराम से अपना बैठ के करो, इसको 40 को 32 से भाग करो, जो आए उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, तो आपके पास में आंसर आएगा। और जो मैंने कैलकुलेशन करी थी तो मेरे पास में आंसर मुझे इतना देखने को मिला था मेरे भाई, ठीक है। अब ये हो गए मॉलिक्यूल्स इतने सारे सर, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। 40 ग्राम ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल हैं, समझ में आई बात? अब ये हमने क्यों निकाले? क्योंकि हमें इतने मॉलिक्यूल्स CO2 जो है ना उसका मास निकालना है। इसने यही कहा था 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास निकालना है। मेरे भाई एक बात समझना, 6.022 इंटू में 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स अगर तुम्हारे पास में हैं, किसके? CO2 के। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास कितना होता है बताओ? एक बार याद कर लो। एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, उतने मॉलिक्यूल CO2 का मास कितना होता है? वही तो होता है मोलर मास। कितना होता है CO2 का? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 और 12 44। कितना होगा? 44 ग्राम। इतने मॉलिक्यूल CO2 का मास है इतना। एक मॉलिक्यूल CO2 का मास अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा मेरे भाई? तो सर 44 के बटे में ये एवोगाद्रो नंबर चला जाएगा, ये चला गया सर। मैं आपसे पूछूं अब कितने का निकालना है? इतने मॉलिक्यूल का। 7.529 इंटू में 10⁻23 इतने का निकालना है। तो अब ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा 7.529
इंटू में 10⁻⁻23 मेरे भाई। ये करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, फाइनल आंसर क्या देखने को मिलेगा, जोड़ घटा गुना भाग जो लगे करना, फाइनल आंसर आएगा इसका 55 ग्राम। जब मैंने किया था 55 ग्राम मुझे देखने को मिला था। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन जोड़े थे, शुरुआत में करोगे टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे कुछ भी दिक्कत नहीं आनी मेरे भाई। तो इसलिए बार बार कहता हूँ फर्स्ट टाइम में कुछ भी जज मत किया करो। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH की ट्वाइस, डाइहाइड्रेट मतलब 2H2O। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। भाई 1 मोल पूछा आपसे। एक बात समझो पहले, ये जो एक मॉलिक्यूल है ना, इस एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं ऑक्सैलिक एसिड में? 2 दूनी 4, 2 6। एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं। आपसे पूछा एक मोल में कितने होंगे। अब सर एक मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल? एक मोल का मतलब सर हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 या 23 लिख देते हैं, इंटू 10⁻23 इंटू में ये इतने मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 6 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ। ये तुम्हारा आंसर अपने आप सीधा सीधा आ जाएगा। 6 6 36, सीधा सीधा मुझे दिख रहा है डी वाला आंसर। बताओ मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ इतना सा करना है। अगर तुम्हारा खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो बहुत सारी समस्याओं से घिर जाओगे। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल हैव लीस्ट वॉल्यूम इफ 10 ग्राम ऑफ ईच गैस इज टेकन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसने कहा भाई हमने ये 4 गैसें हैं, इन 4 गैसों को कितना 10 ग्राम 10 ग्राम ले लिया, चारों गैसों का 10 ग्राम 10 ग्राम ले लिया। ओके सर, तो बताओ आयतन सबसे कम किसका होगा? ये आपसे पूछा है भाई। आयतन की जब बात आए तो निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का एक रिलेशन होता है, आप सबने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मोलर मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या पढ़ा था आपने? बच्चा बच्चा जानता है इसको, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4-5 क्लास में बहुत बार आता है। ये इसका तरीका होता है, गिवन मास दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर मास। ये आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम घेरा जाएगा। तो इस रिलेशन से मुझे क्या पता लग रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलर मास के। मतलब जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे और उसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो मैं देख लूं ना, मैं क्यों कुछ कैलकुलेशन करूं, मैं तो इतना देख लेता हूं मोलर मास किसका सबसे ज्यादा है। CH4 12 और 4 16 ही इसका, तो HCl 36.5 ही इसका, तो नाइट्रोजन 28 है, CO2 12 32 44। सबसे ज्यादा किसका है? CO2 का है। तो सबसे कम मोल होंगे तो सबसे कम आयतन इसी का होगा। ए आंसर आ गया बच्चे। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। 20 नंबर पे आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3। 34 ग्राम NH3 में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या क्या होगी भाई? देखिए NH3 जो है उसका 1 मोल कितने का होता है? NH3 का एक, देखो NH3 का 1 मोल में कितना मोलर मास होता है? 1 मोल का। नाइट्रोजन का 14, 3 ये 17 ग्राम जो होता है मेरे भाई, 17 ग्राम में कितने होते हैं? 1 मोल। यहां तो 34 ग्राम दिया है, 34 ग्राम में कितने होंगे? 2 मोल। 2 मोल। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तुम सभी जानते हो सर 1 मोल में तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने। लेकिन इसने तो पूछा एटम्स बताओ। जब मॉलिक्यूल्स में भी एटम निकालने पड़े तो भाई 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो।
इनकी कैलकुलेशन करते ही साथ आपके पास में मेरे भाई आंसर भी देखने को मिल जाएगा, आपको बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से आपको मिल जाएगा। फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो डी वाला आपको आंसर देखने को मिलेगा मेरे भाई। बताइए, समझ में आ गई बात आप सभी को? क्लियर है ना? चलिए सर, तो ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर हमने जस्ट अभी किया है और बहुत अच्छी प्रकार से आपको देखोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके सर, कैलकुलेशन कर लियो भाई। कैलकुलेशन जैसे मैंने कहा आपको करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि जोड़ घटा गुना भाग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी छोटा मोटा कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग उसको संभाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती, बाई चांस अगर कोई पॉइंट की इधर उधर कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाए, जो मैं करता हूँ, हालांकि मैं बहुत ही कम करता हूँ क्योंकि मैं कर चुका पहले, अब उस पर समय नहीं खराब कर सकते। What will be the mass of 100 atoms of hydrogen? 100 एटम है हाइड्रोजन की, उनका मास क्या होगा? देखिए मेरे भाई, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। एक हाइड्रोजन एटम जो है ना, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है कितना होता है? 1 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल की बात है ये, 1 ग्राम पर मोल ये होता है बच्चे। अच्छा, 1 मोल में कितने एटम होते हैं? आप सभी तो जानते हो सर, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो अगर मैं एक एटम का मास ग्राम में निकालूं तो कैसे निकालूंगा? ये तो मैंने ग्राम पर मोल बोला। अगर मैं ये मास ग्राम में निकालूं तो मोल की वैल्यू रख दूं क्या? 6.022 इंटू 10⁻23, ये 1 के अपॉन मैंने वैल्यू रख दी। इसको अगर 1 को मैं इससे डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो सिंगल एक एटम का मास आ जाएगा, किस में आ जाएगा सर? ग्राम में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है? 10⁻24 ये मेरे पास में आंसर मुझे फाइनल देखने को मिलेगा। अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगा इससे, 1.66 इंटू में 10⁻24 आपको आंसर देखने को मिलेगा ग्राम में। ये ग्राम पर मोल में था, ये वैल्यू हमें सबको पता है, ग्राम पर मोल में इतना होता है, लेकिन सिर्फ ग्राम में देखोगे तो इतना आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली आंसर, ठीक है? ओके सर, अब बात आती है कि ये तो एक एटम की बात हुई, पूछा कितना है? 100 एटम का। 100 एटम का निकालोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चेंज आएगा? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 की जगह पे 22 हो जाएगा, बस इतना ही है। तो ये आंसर आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻22 ग्राम, बी आ जाएगा आंसर बच्चे। ओके सर, 22 नंबर पे आ जाओ। 1 किलोग्राम शुगर है बच्चे, शुगर C12H22O11, ये है शुगर का फॉर्मूला। 1 किलोग्राम है, कितने एटम होंगे? एटम की संख्या निकालनी हो, मॉलिक्यूल की संख्या निकालनी हो तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला करो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, गिवन मास कितना दिया? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होता है? कार्बन 12 छिके 72, 22 एकम 22, 72, 82 92 94 और 16 11 की करोगे टोटल आ जाएगा 342। इनका पूरे का मास, मोलर मास 342 आ जाएगा। तो इससे क्या आएगा आपके पास में? इसमें आएगा नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल आएंगे मेरे भाई। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, डिवाइड करके देखो इसको कितना आएगा डिवीजन सर, डिवीजन करके कितना आएगा? 300 300, 3 पे पूरा जा नहीं रहा, लगभग 3 के आसपास आएगा, समथिंग 2.9 के आसपास आपको आंसर मिलेगा बच्चे, है ना? पूरा 3 पे जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाता है उसमें तो 2.9 के आसपास मिलेगा, जहां तक मुझे रिमेंबर है 2.92 के आसपास आपके नंबर ऑफ मोल्स आए थे। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब आपको निकालना है मोल से क्या निकाल सकते हैं भाई? हमें पता है इसका 1 मोल जो होगा ना, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? सब में वही तो होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मोल हैं, इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 की मल्टीप्लाई इससे करो, ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे। लेकिन निकालने क्या है? एटम। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 12, 22, 2 24, 34, 45 हैं।
तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एटम भी आ जाएंगे। बस मॉलिक्यूल से एटम बनाना तो बहुत आसान है, एक क्वेश्चन में पहले ही बनाया था हमने, दोबारा भी बना लिया मेरे भाई। चलिए सर, क्लियर हुई बात। 23 नंबर पे आ जाओ, 23 नंबर क्वेश्चन। 1.4 मोल्स ऑफ phosphorus trichloride are present in a sample. How many atoms are there in the sample? फिर से एटम की संख्या है भाई, खुद से ट्राई करके देखना, वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से एक बार निकाल के देखना, मैं बाकी आपको सोल्व करा देता हूं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का मतलब PCl3, कितने एटम है इसमें टोटल? 4 एटम है मेरे भाई। टोटल एटम की संख्या कितनी है? 4। अच्छा, अब यहां पर पहले बात करते हैं 1 मोल। 1 मोल में है 4 एटम। अब कहोगे सर क्या करें भाई, हमारा पहला काम होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। यहां दे रखे हैं पहले से 1.4 मोल, हमें पहले से ही दे रखे हैं मेरे भाई कि 1.4 मोल्स में निकालना है। भाई 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू में 10⁻23। 1.4 मोल्स में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में 1.4 की 6.022 इंटू 10⁻23। आपको मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने, एटम निकालने, तो एटम की संख्या से भी मल्टीप्लाई करोगे। ये लो मेरे भाई, 4 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। 4 से और कर देना साथ में, ठीक है। सही आंसर क्या आएगा इनमें से? डी वाले ऑप्शन में जो है ना, कैलकुलेशन करोगे, जोड़ घटा गुना भाग करोगे तो डी वाला आएगा। और मैं कह रहा हूं मेरे भाई, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से मत करना, मत करना, मत करना। मोबाइल या कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करनी है। जो भी बच्चे ने ये कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज किया, पेपर में नहीं कर पाओगे कुछ भी। मैं बता रहा हूं आपको, इतनी कैलकुलेशन खुद की फास्ट करनी है एग्जाम के लिए, ताकि ऊपर वाले कुछ वैकेंसियां तो आती हैं यार, उन बच्चों में आना है। तो तुम अगर अभी कैलकुलेटर की आदत पड़ जाएगी तो एग्जाम में क्या करोगे? तो इसीलिए बिना कैलकुलेटर के मल्टीप्लिकेशन करने की प्रैक्टिस करनी है अभी। 24 नंबर पे आ जाओ प्यारे बच्चे। How many number of aluminium ions are present in 0.051 gram of aluminium oxide? भाई आपको दे रखा है Al2O3, ये दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आपसे पूछा है कि एल्यूमिनियम के कितने आयंस या एटम बोल सकते हो प्रेजेंट होंगे। कितना दे रखा है? 0.05 ग्राम दे रखा है। 0.05 ग्राम अब की बार बच्चे आपको दिया गया। देखिए भाई, मोलर मास कितना है इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? पहली बात तो मोलर मास कितना है? 27 दूनी 54, 48, 102, ये मोलर मास है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास कितना है? 0.051। मोलर मास कितना है? 102। इनको डिवाइड करोगे, 0.051 को 102 के साथ डिवाइड करोगे तो और भी छोटी संख्या आएगी, इसमें आएगी 0.0005। ये आगे नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या आगे मेरे भाई? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ओके सर। अब बच्चे 1 मोल के एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसके अगर मैं 1 मोल की बात करूं Al2O3 में, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। भाई Al2O3 का जो 1 मोल है उसमें एल्यूमिनियम के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने आयंस हैं? Al2 है ना, तो टोटल के साथ में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। पूछा किस में है? 0.0005 में। इसमें कितने होंगे कैसे निकालोगे मेरे भाई? इससे मल्टीप्लाई कर दो। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू में 2 इंटू में 0.0005, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, आंसर आपके पास में दिख जाएगा आपको। अब इनमें से आंसर मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा, कितने आयंस आएंगे? ये ए वाला, ये 10⁻20 है, ध्यान रखना। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन था आपका 24 था। अब आ जाओ एक 25 नंबर पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 180 ग्राम ऑफ वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा 180 ग्राम पानी को सही ढंग से दर्शाता है बच्चे? 180 ग्राम पानी को इनमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल सही तरीके से दर्शा रहा है? देखिए, 5 मोल वाटर, क्या 5 मोल में 180 ग्राम पानी होता है?
पानी के 1 मोल में 18 ग्राम होता है, 5 मोल के अंदर कितना होगा, 90 ही हुआ, ये तो 180 तो नहीं हुआ। 10 मोल ऑफ वाटर, वाटर का 1 मोल 18 ग्राम, 10 मोल का मतलब 180 ग्राम, ये तो ठीक है दूसरे वाला तो। तीसरा, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के इतने मॉलिक्यूल का मतलब तो होता है 1 मोल, तो 1 मोल मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के वो तो 18 ग्राम है। आगे अब की बात 10 की पावर 24, 10⁻²4, भाई नॉर्मली 1 मोल का मतलब होता है 10 की पावर 23, 10 की पावर 24 का मतलब होगा 10 मोल, 10 मोल का मतलब 18 180, ये भी सही हो गया, तो ये आ गया आपके, तो दूसरा और चौथा सही है, सी आंसर सही हो जाएगा बच्चे। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये था आप सभी के लिए आज का सेशन अपना संसारम की तरफ से बच्चे। सो जी जान से लग जाइए अपनी प्रिपरेशन पे, इसी प्रकार से सारी यूनिट की प्रैक्टिस सेशन आपके आते रहेंगे। और पीजीटी एग्जाम या वर्ग 1 एग्जाम बच्चे किसी भी हालत में आपका नहीं छूटने वाला है। जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं सारे शामिल करके आप सभी को प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बच्चे डाउनलोड कीजिए संसारम एप्लीकेशन। किसी भी प्रकार का आपको लगे जो सपोर्ट हमारी तरफ से सहायता आपके लक्ष्य प्राप्ति में हो सकेगी, हम सब तत्पर रहेंगे उसके लिए। मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।